ओके, हो गया। अच्छा। कल हम लोगों ने स्टार्ट लिया था इस्लामियात से। और कुछ स्टूडेंट्स आज ऐसे हैं जिन्होंने ट्रायल की रिक्वेस्ट की थी, तो उनके लिए थोड़ा सा वी विल बी ओवरव्यूइंग द थिंग्स के जो हमने कोर्स में कवर करनी है। तो जस्ट मैं स्टार्ट में थोड़ा सा 5-10 मिनट उस चीज़ के लिए लूंगा कि जिसके अंदर हम लोग ये बता रहा हूँ मैं आपको कि हमने कोर्स के अंदर चीज़ों को लेके किस तरह से हम चल रहे हैं। ठीक है। सो उस हवाले से ये है कि लेट मी शेयर द स्क्रीन। या सो हमारा इसमें सिनेरियो ये है कि वी आर बेसिकली टारगेटिंग द डोमेन वाइज हम कवरेज कर रहे हैं चीज़ों की। ठीक है। तो इस्लामियात में जैसे इस्लामियात, पाक अफेयर्स, जीएसए, करंट अफेयर्स, एबिलिटी पोर्शन एंड उर्दू। ठीक है। तो हमने क्रैश कोर्स ओवरऑल तमाम 1 पेपर्स के लिए डिज़ाइन किया है। और उसके अंदर जब इस्लामियात के हम एरिया को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो जैसे हमने कल डोमेन्स करी थी, हमने कुरान किया था। ठीक है। हमने बिलीव्स, हमने प्रॉफिट से रिलेटेड चीज़ें, एंजल्स, और मक्की लाइफ ऑफ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी थी, उसके बारे में जो तमाम डिटेल्स हैं वो हमने कल करी थी। आज के दिन हमने मदनी सीरा का मदनी एरिया, पायस कैलिफेट, उमैयद्स, अब्बासिड्स, क्रूसेड, ये इस तरह से हम चीज़ों को लेके चल रहे होंगे। तो हमने प्रॉपर डोमेन वाइज ये सारा कोर्स डिटेल्स में मेंशन्ड है कि हमने किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है। तो बेसिकली जब भी आपने जीके तैयार करना होता है, तो मैंने कल भी जो स्टूडेंट्स कल थे उनको ये पता होगा कि मैंने ये बताई थी बात कि आपने जीके को अगर आप डोमेन वाइज सिस्टमेटिक तरीके से तैयार करोगे, आप पास पेपर कोई भी उठा लें, पीपीएससी का, एसपीएससी का, एफपीएससी का, अगर आपने चीज़ें डोमेन वाइज तैयार की हुई हैं और फिर पास पेपर से प्रैक्टिस की हुई है, तो आपके लिए जीके क्रैक करना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपने हैफेजेडली करंट अफेयर्स का जैसे स्पेसिफिकली एरिया होता है, तो उसमें आप हैफेजेडली चल रहे हो और आपने क्या किया है कि जी यू आर जस्ट गोइंग आफ्टर द थिंग्स। ठीक है। एंड वन आफ्टर अनदर आप एक एक टॉपिक को करते जा रहे हो, तो कभी भी आप जो है उसको टारगेट तरीके से चीज़ें तैयार नहीं कर पाओगे और ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है। जैसे करंट अफेयर्स को हमेशा करवाने का मेरा तरीका ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको दो मेजर हेडर में तोड़ते हो। दो मेजर हेडर में आपका डोमेस्टिक आ गया, इंटरनेशनल आ गया। डोमेस्टिक के अंदर फिर आप उसके अंदर इकोनॉमी है, कोई इलेक्शंस डोमेस्टिक हुए हैं वो देख लेते हो, अपॉइंटमेंट्स हो गई, रैंकिंग इन वेरियस इंडाइसेस। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप जीके को इस तरीके से तैयार कर रहे होते हो कि आप उसको इन डेप्थ में और एक तरीके से चल रहे होते हो, तो आपको ना सिर्फ वो आपके फैक्ट बुक जो आप एसए के हवाले से तैयार करते हो उसमें हेल्प करता है, बाकी आपको आपके ऑप्शनल और कंपलसरी में भी हेल्प कर रहा होता है। अब रैंकिंग इन वेरियस इंडाइसेस के हवाले से आपका कोई भी एसए सोशल इश्यूज पे आ जाता है, तो आप उसमें करप्शन पे कोई इशू है, तो आपको पाकिस्तान की जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से सीपीआई में रैंकिंग है, वो आपने यहाँ पे याद, क्योंकि वहां पर आप एज ए रेफरेंस कोट कर रहे होगे, तो एक तो आपका एमसीक्यू का एमसीक्यू हो रहा है, साथ आपकी वो चीजें कवर हो रही होती हैं। आप इस तरह से 6 बड़ी डोमेन्स हैं जिनमें आप डोमेस्टिक को तोड़ते हो। इन डोमेन्स में फिर आप क्या कर लेते हो कि हम ये कर रहे होंगे कि हमने जो एफपीएससी की पॉलिसी है, उसके हिसाब से जो 3 to 4 years के करंट अफेयर्स हैं, वो सारे के सारे हमने इसमें देख लेने हैं। ठीक है। अब एम्बेसडर्स में वो 5 years करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप थोड़ा स्मार्ट खेलना होता है। क्यों जरूरत नहीं है? कि एम्बेसडर में वो ज्यादा ज्यादा ये पूछ लेगा किसने किसको रिप्लेस किया, और वो 20-25 कंट्रीज का कल मैंने जिक्र किया था कि किस तरह से आपने एम्बेसडर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कि आपने पाकिस्तान का इन्वेस्टर, बड़े जो सुपर पावर्स हैं उनके अंदर कौन से हैं, और उनके हमारे यहाँ पर इन्वेस्टर्स कौन है। ठीक है। तो ये चीजें आप देख रहे होते हो। देन आपने जब इकोनॉमी करना है, तो इकोनॉमी की सोर्स क्या है? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स। तो बस सिंपल हम तरीके से उसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, एग्रीकल्चर ने क्या परफॉर्म किया, अभी रिसेंटली अगर किसी ने पेपर दिए हो इन द अगस्त एफपीएससी के जो हुए थे, तो उसने सिंपल 2022 और 2023 का जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से उसे उठा के सीधा सीधा उसने चीजें पूछ ली थी, कुछ उसने राइट लेफ्ट चीज नहीं की। सीधा उसमें से पूछ लिया कि भाई हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसकी क्या ग्रोथ रही, उसके अलावा हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या ग्रोथ रही, लाइफ स्टॉक की क्या परफॉर्मेंस थी। सिर्फ फैक्ट्स उसने यहाँ से उठा के रखे हुए हैं। तो मैंने इनको इसी हिसाब से प्रिपेयर किया और इसी हिसाब से आपको चीजें करवाऊंगा, जिस तरह मैंने खुद भी जब करी थी तो वो भी, और जो मेरा पढ़ाने का तरीका वो भी यही होता है। देन आप जब इंटरनेशनल पे जाते हो, तो आपने समिट्स, ऑर्गेनाइजेशंस को देख लेते हो, नोबल प्राइजेस को देख लेते हो, ओलंपिक्स, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल डेज में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें सबसे ज्यादा जो इन्वायरमेंट रिलेटेड डेज है, इन्वायरमेंट रिलेटेड जो डेज है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये जो हम डिकेड मना रहे हैं, इस डिकेड का कोई मुझे नाम बता सकते हैं? इस डिकेड को क्या नाम दिया यूनाइटेड नेशन ने? एनीवन हु कैन टेल इन द चैट?
द डिकेड वी आर गोइंग, जो हम जिस डिकेड में जी रहे हैं, इस डिकेड का यूनाइटेड नेशन ने एक नाम दिया हुआ है। ओके। ये जो करंट डिकेड है, वैसे मैंने कल भी बताया था, जो करंट डिकेड है, इट इज यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है। अब ये डिकेड क्योंकि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की है, तो अक्ल का तकाजा फिर यही है कि हम स्मार्टली जब चलेंगे तो हमने क्या करना है, हमने इंटरनेशनल डेज में जो इन्वायरमेंट रिलेटेड और क्लाइमेट रिलेटेड डेज हैं उन पर फोकस ज्यादा करेंगे। क्योंकि वो एग्जामिनर का फेवरेट, आप देखो वाटर के हवाले से पूछेगा वो। यस, डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जी जी बिल्कुल यही है। वाटर के हवाले से पूछेगा। उसके अलावा वो आपका जो डिफोरेस्टेशन के हवाले से चीजें हैं वो पूछ रहा होता है। ठीक है। तो मुख्तलिफ जो डेज हैं इसी हवाले से, क्लीन एनर्जी के, इस तरह से वेटलैंड्स की कंजर्वेशन का डे, तो ये तमाम चीजें आपका आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा ह्यूमन राइट्स रिलेटेड, क्यों काफी डेवलपमेंट्स, ह्यूमन राइट्स रिलेटेड जो डेज हैं, इस ह्यूमन राइट का डे जो है वो 10 दिसंबर है। बिकॉज 10 दिसंबर 1948 को जो यूनाइटेड नेशन का डिक्लेरेशन आया था ह्यूमन राइट्स का, तो अब हर साल 10 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। इस तरह इंटरनेशनल क्राइसिस, इस टाइम पे यूक्रेन क्राइसिस है, अफ्रीका के अंदर होने वाली क्राइसिस है, कश्मीर एक प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट, उसके हवाले से अब कश्मीर जो है वो लैगिंग नॉलेज में भी चलेगा, क्योंकि कश्मीर में कोई रीसेंट डेवलपमेंट नहीं हुई। हाँ भी हुई है कि कश्मीर में डोमेस्टिक इलेक्शंस हुए हैं जो वहाँ की कश्मीर में इंडिया ने करवाए, तो आप उसको थोड़ा सा, हम जस्ट उसको टच कर रहे होंगे। इस तरह से हम चीज़ों को लेकर चल रहे होंगे। अब जब पाक अफेयर की बात है, और साथ साथ आपको डेली बेसिस पर जो है आज से मतलब लाइक कल सुबह असाइनमेंट फर्स्ट मिल जाएगी, असाइनमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगी कि आपने किस तरह से चीज़ों को करना, और टास्क दिए जा रहे होंगे उनको आपने सॉल्व करके चीज़ें वापस देनी होंगी। ठीक है। या आपने कुछ, आपका एडिशनल टास्क होगा, असाइनमेंट आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी होगी। तो ये चीज़ें आज से स्टार्ट हो जाएंगी, और 2 फुल फ्लेज मॉक्स होंगे, वो मैं पहले ही अनाउंस कर चुका हूँ इन सिलेबस जो इसमें मेंशन्ड है इसके हिसाब से। और इसके बाद आपका जो पाकिस्तान अफेयर्स है उसको हम कल से स्टार्ट लेंगे। तो पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर क्या होता है कि पाकिस्तान अफेयर्स की दो डोमेन्स है। एक आपका 7/12 से लेके 1857 तक की 1947 तक की डोमेन है। उसके बाद फिर हमारे 1947 से लेके आज तक की डोमेन है। उसकी क्योंकि कुछ चीजें हम यहाँ पर ओवरलैप डोमेस्टिक में हो रही होती है, तो करंट अफेयर्स में हम इतना पीछे नहीं जाते। तो हमारा ये होता है कि हम जो आपकी 7/12 से लेके 1857 वाली एक डोमेन में तोड़ते हैं, फिर 1857 से 1947 वाली एक डोमेन में तोड़ते हैं। 7/12 से 1857 वाली जो डोमेन है, मतलब एडवेंट ऑफ इस्लाम, जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर इस्लाम आया, वहां से हम चीज स्टार्ट करते हैं मोहम्मद बिन कासिम के टेन्योर में। मोहम्मद बिन कासिम हजाज बिन यूसुफ वाज द गवर्नर ऑफ द ईस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ उमैयद एट दैट टाइम। तो वो क्या थी, इन्वेजन, क्या उसके मुहरकात थे, वो किस तरह से हुई, ठीक है, उसके बारे में जो आपके एग्जाम में चीजें आनी है वो चीज हो गई। फिर गजनविड्स आ जाते हैं, गजनविड्स को हम कवर करते हैं, फिर गोरिड्स, उसके बाद स्लेव डायनेस्टीज, स्लेव डायनेस्टी के बाद जो सारी की सारी जो दिल्ली सल्तनत की 4 डायनेस्टीज हैं, खिलजी, तुगलक, लोधीज एंड सैयद, सैयद एंड लोधीज। उसके बाद मुगल्स का 331 ईयर्स का एरा, उसमें ग्रेट मुगल्स पे जरा ज्यादा फोकस होता है एग्जामिनर का, क्योंकि ग्रेट मुगल्स वर मोर, क्या कहते हैं आपके, ग्रेट मुगल्स वर मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश के बारे में ये है कि उसका एक बात तो ये कि इंग्लिश में आपकी प्रैक्टिस के लिए जो सर की वेबसाइट है drarifjavaid.net, उस पे जाके एक्सरसाइजेज मौजूद हैं, कंप्रीहेंशन, और उसकी उन एक्सरसाइजेज को जरा प्रॉपरली आप फॉलो कर लें। ठीक है। तो इंग्लिश में इतना आप उस तरीके से सिस्टमेटिकली वहां से चले जाएं तो इंग्लिश में यू विल बी एबल टू स्कोर 30 में आप जा सकते हैं, अगर आप तरीके से आपने चीजें की हुई हो, अगर आपकी ग्रामर पे ग्रिप अच्छी है, जनरल आप मेंस में इंग्लिश को टाइम दे रहे होते होगे, जरी बात है एसए को, प्रेसी को, तो वहां पे आप फोकस कर रहे होते होगे, तो इंग्लिश में आप वहां पर उस तरह से चीजों को लेके चल रहे होगे। मैं बता दूंगा मुझे एक्सरसाइजेज का। ठीक है। सिनोनिम और एंटोनिम कितने आते हैं? मेरे ख्याल में 10 नंबर आते हैं। ठीक है। तो उसके अलावा 190 नंबर का पेपर मौजूद है ना, तो आप उस पे सिनोनिम एंटोनिम पे कोशिश करें कि रूट्स के साथ उसकी फिर एक पूरी वो एक साइंस इस तरह से सर हमें करवाते थे कि वो आप एक रूट के साथ वर्ड की रूट पे जाना, फिर उस तरीके से चीज चलना, तो वो तो इवन अभी इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है। तो आप उसको उस तरीके से चीजों को लेके चल रहे होंगे, प्लस उसमें प्रैक्टिस है, तो आप उसको प्रैक्टिस को फॉलो कर लें। ठीक है। तो जो ये मेजर चंक है ये आपका, क्योंकि तमाम बाकी पेपर्स में भी आ रहा होता है, तो ये आपको वहां पे भी हेल्प कर रहा होगा, जो हमारा बाकी इसकी जो चीज़ है। अच्छा, देन हमारा इसमें जो पाकिस्तान अफेयर्स का, बैक टू द टॉपिक,
इसमें जब 1857 से आप 1947 जाते हैं तो ये फ्रीडम मूवमेंट काफी ड्राई है, और ये आपके मेंस में भी आपको प्रॉब्लम करती है। जब आप पेपर्स दे रहे होते हो पाकिस्तान अफेयर्स का, यहाँ पे पाकिस्तान स्टडीज का, पीएमएस में, तो वहां पर आपका जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि मैं जो डेवलपमेंट है वो क्या हुई, किस तरह से हुई, कोई कनेक्टिविटी नहीं पता होती, तो आप वहां पर भी प्रॉब्लम कर रहे होते हो। तो होप सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग द थिंग्स इन द जीके मैनर, इस तरह से कि आपको वहां पर भी एक एक चीज हेल्प हो रही होगी। और दूसरा, मैंने कल भी बताया था कि फ्रीडम मूवमेंट को करने का तरीकाकार ये होता है कि देर आर 20 वाइसरायज आए थे आपके, तो आप 20 वाइसरायज की टाइमलाइन लिख लें। उन 20 वाइसरायज के टेन्योर में क्या क्या काम हुआ, ठीक है। जैसे वेरेन हेस्टिंग से चीज स्टार्ट होती है, तो वेरेन हेस्टिंग के बाद लॉर्ड इलीजियन आता है, ठीक है। फर्स्ट जो जिसको किल किया वो लॉर्ड मायो था 1870 में। तो इस तरह से आप जब उन चीजों को कनेक्ट करके चल रहे होते हो, फिर आप उन डेवलपमेंट्स के साथ अगर इसको फर्दर आपने इंटरनेशनल हिस्ट्री के भी साथ चीजें तैयार करनी हो, क्योंकि वो अभी हम इसमें उसको भी साथ साथ मेन मेन चीजें आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर 1909 के अंदर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आ रही होती है, तो वहां पर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है 1909 में बनी थी, ठीक है। इस तरह से आप चीजें लिंक कर लेते हो। जब इस तरह से चीजें लिंक कर लेते हो तो आपकी एक ईयर में उसके पैरेलल में जो जो चार चार पांच पांच चीजें हो रही होती हैं, आपको अलग से याद नहीं करना पड़ता, आपका आसानी से चीजें तैयार हो जाती हैं। सही है। अब 1871 में यहाँ पर क्या हो रहा था, सही है, वो लॉर्ड मायो की 1870 वाली वो हुई है, तो वहां पर जर्मनी की यूनिफिकेशन हो रही थी क्रोएशिया की। तो इस तरह से आपने चीजों को लिंक कर लेना है। तो आपके ये याद हो रहा होगा, तो फिर वायसरायज के अंदर जो डेवलपमेंट्स थी उन तमाम डेवलपमेंट्स को आपने तैयार करके तो एक साथ जब आप 1857 से 1947 उठो, तो फिर आपको ये दोबारा करने की जरूरत ना पड़े। इस तरह से हम चीजों को लेकर चल रहे होंगे। तो आप अगर उस तरीके से करोगे, और उसके बाद मेरे ख्याल में एक या दो दफा रिवीजन की देर है, आप उसके बाद आपको वो चीजें भूलनी नहीं चाहिए। मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से चीजें चल रही होंगी। देन पॉलिटिकल डेवलपमेंट, उसमें अर्ली प्रॉब्लम्स क्या थे हमारे, हमारा क्या प्रॉब्लम था 1947 से 58 तक, ठीक है। उसके बाद हम 1958 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों डिले हुआ, फॉरेन पॉलिसी में हमने ब्लॉक पॉलिटिक्स में क्यों गए, ब्लॉक पॉलिटिक्स के क्या इश्यूज थे, हमारे मेजर ट्रीटीज जो आ जाते हैं, सीटो सेंटो। फिर अमेरिका के साथ हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट था। फिर हमारा जो रशिया का विजिट पहला इंपॉर्टेंट, उसके अलावा पहला यूएस का विजिट लियाकत अली खान का इंपॉर्टेंट, लियाकत नेहरू पैक्ट हो गया। इस तरह की जो बाकी सारी चीजें, फिर ताशकंद एग्रीमेंट आ जाता है, फिर शिमला एग्रीमेंट आ जाता है, फिर पाकिस्तान की जो सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हो जाती है। ये तमाम चीजें करके आप जब आगे चलते हो, तो फिर आपकी पॉलिसी आ जाती है बायलैटरलिज्म की 1970s के अंदर। वहां पर फिर आप जो पाकिस्तान नेशनलाइजेशन पे जाता है, और उसके अलावा पाकिस्तान ने इस्लामिक सोशलिज्म का नारा लगाया, इस्लामिक विंग के पाकिस्तान का, फिर इस ओआईसी के अंदर रोल बढ़ता हुआ नजर आता है, तो 1974 की समिट। तो वो साथ साथ इन चीजों की हिस्ट्री यहाँ पे मिल रही होगी आपको। और उसके बाद फिर एग्रीमेंट्स जितने भी आपने किए थे, सारे फॉरेन पॉलिसी का पार्ट आ जाएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी सारी अमेंडमेंट्स में स्पेसिफिकली अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट हुई है इससे रिलेटेड आप एक्सपेक्ट करें। 25th बहुत इंपॉर्टेंट है, 8th बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टार्ट में आपकी सेकंड अमेंडमेंट हुई थी वो इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की अमेंडमेंट्स को लेकर चीजें जो है वो आप कर रहे होते हो। तो आर्टिकल्स कैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्टिकल 19A अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है, उसका मैंने सोल्यूशन अपलोड किया था। राइट टू इंफॉर्मेशन, इलेक्शन ऑफिसर का एग्जाम, तो वो क्या है कि आप आर्टिकल 19A हो गया इस तरह से। अब मैंने निमोनिक्स बनाए हुए हैं मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की, जैसे 15, 16 एंड 17 को हम जैसे उर्दू में मदर को माँ कहते हैं, ठीक है। तो माँ से एम फॉर राइट फॉर मूवमेंट इज आर्टिकल 15, ए फॉर असेंबली इज आर्टिकल 16, एंड ए फॉर एसोसिएशन इज आर्टिकल 17। तो इस तरह से आपको निमोनिक्स में बता रहा हूँ चीज़ों के, तो उससे आपकी जो चीज़ें हैं वो ग्रिप करना आसान होगी, क्योंकि आर्टिकल 8 से 28 फंडामेंटल राइट्स आपके लिए ना, वो आपका हर जगह, मतलब आपका लिबर्टी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई लिबर्टी रिलेटेड ऐसे में आप रेफरेंस दे सकते हो। पॉलिटिकल साइंस में तो वो मस्ट है ही है, पाकिस्तान अफेयर्स में मस्ट है, कोई आपने करंट अफेयर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके अलावा आपको वहां पे भी ये चीजें हेल्प कर रही होंगी। उसके अलावा ये जो सारा हम कर रहे हैं कंपलसरी कि आपके एमसीक्यूज तो हो ही रहे हैं साथ साथ। ये फिर जीएसए के अंदर मेजर डोमेन्स हैं। कुछ मैं आपके साथ चीजें शेयर कर रहा हूँ कि जो मैंने ऑलरेडी अपलोडेड हैं वो वहां से आप लोग देख रहे होगे, जैसे कंप्यूटर का सेक्शन है, इस तरह से मुख्तलिफ। तो वो आपका फास्ट ट्रैक पे यही है कि चीजें कुछ मैं आपको असाइनमेंट के लिए साथ साथ दे रहा हूँ, कुछ आपने चीजें साथ साथ हम लेक्चर में डेली बेसिस पे 2-2 घंटे का हमारा लेक्चर है, हम चीजें कवर कर रहे होंगे। देन जब हम एबिलिटी पोर्शन में आएंगे तो मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, यही चीजें आपकी सारी की सारी अगर आप देखो तो आपका टोटल जो
एबिलिटी का पोर्शन है इन द जीएस से, वहां पर भी आपको हेल्प करा होगा ये तीनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं। तो हम 3 डेज हमने मैथ्स के लिए रखे हैं, फिर उसकी रिग्रेस प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस के बाद आप सॉल्व करके क्वेश्चन भेजें। आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप वो भेजें, तो मैं सोल्यूशन आपसे फिर उस तरह का इकट्ठा उसका सोल्यूशन करके शेयर कर दूंगा। तो इस तरह से ये चीज़ों को हम लेकर चल रहे होंगे। एंड देन इन द एंड उर्दू का सेक्शन, तो उर्दू में मेरी कोशिश ये है कि आपका जो मिसलेनियस जीके रिगार्डिंग पोएट्स एंड बुक्स, और इसके अलावा फेमस शेर को देख के कैसे पहचाना है, ताकि पीपीएससी का भी जो 10 नंबर का उर्दू आता है उसकी भी कहीं ना कहीं आप लोगों को ग्रिप हो जाए। तो ये यहाँ तक मेरा ओरिएंटेशन के हवाले से था। तो ये उन लोगों के लिए मैंने ये स्टार्ट किया है, जो बताया स्टार्ट में, टोटल 20 मिनट लिए एक्स्ट्रा, कि जो लोग कल नहीं थे और उन्होंने आज लिंक मांगा था, तो उनसे मैं पूछता हूँ कोई क्वेश्चन वगैरह आप लोगों का है तो काइंडली अभी पूछ लें। अदरवाइज मैं फिर प्रॉपर लेक्चर की तरफ अगला अपना जो है मूव ऑन करूंगा रिगार्डिंग दिस ऑल ओरिएंटेशन एंड ऑल दैट स्टफ। कल वाली एसन तो आप तो उसमें ऑलरेडी होना, तो उसमें कल वाली स्लाइड्स ऑलरेडी वैसे जर्नल भी शेयर हो गई थी, और दोबारा मैं उसमें भी भेज देता हूँ। वो मसला नहीं है, स्लाइड्स तो डेली की मिल जाएंगी। आपने कल क्लास शायद नहीं लिया, आई थिंक सो। ली थी, हाँ कल वाली मिल जाएंगी आपको। वो मैंने जर्नल ओपन ही शेयर कर दी थी, बिकॉज वो ओपन लेक्चर था ना। इसके अलावा किसी को क्वेश्चन? बाकी आपके पास नंबर फॉर द जो लोग जो लोग न्यू हैं आज, जिन्होंने ट्रायल ट्रायल क्लास ली है, और फॉर द फर्दर प्रोसीजर्स अगर वो चीज़ें पूछना चाहते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड ऑल दैट, तो वो ये कांटेक्ट कर लें यहाँ पे। ठीक है, आई एम मेंशनिंग द नंबर हियर। सही है। सो नाउ आई एम प्रोसीडिंग फॉर द प्रॉपर लेक्चर, और अब हम उस पे ही जा रहे हैं। ठीक है, कल हम ये 4 डोमेन्स कर चुके हैं, कुरान, बिलीव्स, प्रॉफिट्स, एंजल्स, मक्की लाइफ ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो आज हम जो है यहाँ से मदनी लाइफ से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, तो इस्लामियात का मैंने आपको ये बताया कि इस्लामियात की डोमेन्स, आप कुछ भी किसी भी तरह से चीज़ को पकड़ो तो इस्लामियात की डोमेन्स 7 8 ही मेन बनती हैं। पहली डोमेन तो वही है कि सीरा है, तो सीरा के अंदर फिर मक्की एरा है, मक्की एरा के साथ मदनी एरा है। ठीक है, उसके अलावा कुरान पाक से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। कुरान पाक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उसके अंदर फिर ये आता है कि पहले आपने कुरान पाक की जर्नल, उसकी क्या फीचर्स है, फिर सूराज के रिलेटेड क्या एमसीक्यूज हैं, फिर कुरान पाक के अंदर जो प्रॉफिट, कौन सा वर्ड कितनी बार आया है उसके बारे में एमसीक्यूज। फिर उसके बाद आपका आ जाता है कि जो प्रॉफिट्स मेंशन है होली कुरान में 26, उनसे रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट है, किस प्रॉफिट का कितनी बार जिक्र आया है, ये तमाम चीजें हमने इस तरह से ही कल करी थी। उसके अलावा जो, और आप जब उसके बाद सीरत पे जाते हैं तो सीरत के अंदर मक्की लाइफ और मदनी लाइफ। ठीक है, तो मक्की जिंदगी का हमने एरिया कल प्रॉपर डिटेल में कवर किया, जिसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से लेकर उनको, जब तक उन्हें हिजरत नहीं की मदीना की, उसका तमाम 53 ईयर्स का जो टेन्योर है वो पूरा का पूरा हमने कवर किया। बैत उकबा उला क्या थी, बैत उकबा दोम क्या थी, वो सारी की सारी हमने कल चीजें हमने इसको इस तरीके से लेकर चल रहे थे। आज हम करने जा रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, आज हम मदनी जिंदगी जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जो कि जहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब अब स्टेट बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है, स्टेट बिल्डिंग का फेज आता है, और वहां पर किस तरह से चीजें चली, कौन से गजवात हुए। टोटल कल मैंने ये भी बताया था आपको कि 27 गजवात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हुए, और 55 सराया हुए, सरिया जिनको कहते हैं। और जो सरियाज हैं, उन सरियाज में टोटल जो सरियाज थे, दैट वर, सरियाज कितने थे, 55 थे, और गजवात थे 12, गजवात थे सॉरी 27, और 27 में से 12 जो थे वो कहाँ हुए, वो कुरान पाक में मेंशन है, 12 का जिक्र। फिर मैंने बताया था गजवा बदर इज इन सूरह इनफाल। तो इस तरह से चीजें हम कर रहे थे कल।
देन आज का स्टार्ट करते हैं। वेट अ मिनट, लेट मी ट्राई समथिंग। लेट मी कम बैक टू दैट। अच्छा, तो दिस वाज द, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें ये है कि सबसे पहले ट्राइब्स इन मदीना जो थे वो थे ओस एंड खिजरज। ठीक है। और इनका जो, ठीक है, ये थे मुशरिक ट्राइब्स। सही है। जो कि आइडल वर्शिपर्स थे बिफोर इस्लाम, दीज वर आइडल वर्शिपर्स। उसके बाद ज्यूज ट्राइब्स इन मदीना थे बनु कैनका, नुजैर एंड कुरेजा। मवाखात मदीना वाज डन इन फर्स्ट हिजरी। ठीक है। मवाखात मदीना में क्या था कि जो ओस एंड खिजरज ये अंसारी थे और महाजरीन थे, उनका आपस में ये करवाया गया कि इनके आपस में भाई भाई हैं। तो इसमें ये एमसीक्यू आ जाता है कि किस अंसारी को किस मक्की महाजिर साहबी क्या भाई करार दिया गया। तो हजरत उमर रजी तआला अन्हु के जो भाई बनाए गए वो हजरत उकबान बिन मालिक रजी तआला अन्हु थे। अच्छा, हिजरत के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो स्टे किया था वो अयूब अंसारी रजी तआला अन्हु के घर पे किया था। ठीक है। हत अयूब अंसारी वास्ता ये यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, वो आप नोट कर लें। साथ साथ मैंने ये बताया कि कुछ चीज़ें मैं साथ साथ बता रहा हूँ तो सिर्फ आपने स्लाइड पर रिलाय नहीं करना। अयूब अंसारी रज़ी तआला अन्हु जो है साथ साथ आपने नोट भी करना है। अयूब अंसारी रज़ी तआला अन्हु जो है वो होस्ट थे प्रॉफिट के। ठीक है। जो कस्बा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी थी वो अयूब अंसारी रज़ी तआला अन्हु के घर के सामने रुकी थी। देन, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मस्जिद नबवी की तामीर कंप्लीट नहीं हुई तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अयूब अंसारी रज़ी तआला अन्हु के ही होस्ट गेस्ट रहे। हत अबू बकर रज़ी तआला अन्हु के जो भाई बनाए गए वो थे जी हज़रत खारजा बिन जैद। हज़रत खारजा बिन जैद जो है उनको भाई बनाया गया था किसका, हज़रत अबू बकर रज़ी तआला अन्हु का। ठीक है। देन हज़रत साद बिन रबी रज़ी तआला अन्हु को जो है ब्रदर का दिया गया है अब्दुलरहमान बिन औफ का। अच्छा, अब ये जो अशरा मुबशरा मैंने आगे करवाने भी हैं, अशरा मुबशरा आपको वैसे ही पता होने चाहिए। ठीक है। चार तो खुलफाए राशिदीन है, अब्दुलरहमान बिन औफ, साद बिन अबी वकास, ठीक है, अब्दुल्ला बिन जुबैर, सॉरी जुबैर बिन लवाम, तलहा, ठीक है, सईद बिन जैद, और एक और है वो मैं आगे आपको बता देता हूँ। तो 10 ये जो लोग हैं इनका पता होना वैसे ही जरूरी है, किसी भी इनके बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन हज़रत उस्मान रजी तआला अन्हु जो है उनका भाई बनाया गया था तो ओस बिन साबित रजी तआला अन्हु को। तो ये आप देखें, पांच चार ये शख्सियत के आप नाम याद कर लें। हज़रत उमर रजी तआला अन्हु के भाई कौन बनाए गए, उकबान बिन मालिक। हज़रत अबू बकर रज़ी तआला अन्हु के भाई बनाए गए हज़रत खारजा बिन जैद, ये अंसारी साहबी थे हज़रत खारजा बिन जैद। एक इनके भाई बनाए गए हज़रत अबू बकर रज़ी तआला अन्हु के। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी तआला अन्हु के भाई बनाए गए साद बिन रबी। ठीक है। और हज़रत उस्मान रज़ी तआला अन्हु के भाई थे हज़रत ओस बिन साबित। ठीक है। और मिसाक मदीना जो है, इट वाज ट्रीटी विद ज्यूज। मिसाक मदीना जो है वो ट्रीटी किसके साथ थी, वो ज्यूज के साथ ट्रीटी थी। सही है। और मिसाक मदीना के अंदर बेसिकली रियासत का आप समझ लें कि एक ढांचा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो मीसाक मदीना के तहत जो है वो तय पाया गया। देन सीरा के आगे जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है कि सैफुल बहर पहला सरिया जो है, सरिया अगेन मैंने आपको बताया सराया या सरिया कहते हैं, जिसमें प्रॉफिट ने पार्टिसिपेशन नहीं की उसको क्या कहेंगे, सराया। और पहला कब हो रहा है, फर्स्ट हिजरी में। मुस्लिम्स को किसने लीड किया, हजरत हमजा रजी तआला अन्हु। अच्छा, ये बात याद रखें, जब तक हजरत हमजा रजी तआला अन्हु की शहादत नहीं हुई तो हजरत हमजा रजी तआला अन्हु ही सिपा सलार थे। ठीक है। और मुशरिकीन
को किसने लीड किया? अबू जहल ने लीड किया, सराया सैफुल बहर में। अब उसकी मैं थोड़ी सी आपको जरा पिक्टोरियल एविडेंस से एक चीज बताना चाहूंगा, ताकि आपको थोड़ा समझ आ सके कि किस तरह से उनको रोका जा रहा होता था। बल्कि मैं जब गज़वा बदर पे जाता हूँ तो फिर आपको बताता हूँ, मैंने आप लोगों के लिए इमेज निकाला था। मुशरिकीन गज़वा अबवा जो है, ये सफर सेकंड हिजरी में हुआ था। गज़वा अबवा, ठीक है, ये सफर के महीने में हुआ था। और इसको गज़वा विदान भी कहते हैं, ये फर्स्ट गज़वा है, ठीक है। 70 मुस्लिम्स थे और 15 दिन स्टे हुआ था आउटसाइड मदीना। ठीक है, इस एमसीक्यू इसके बारे में, क्योंकि ये रिलेटेड एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। तो गज़वा अबवा के अंदर कितने दिन आउटसाइड मदीना स्टे था? तो 15 डेज आउटसाइड मदीना स्टे था, आउटसाइड मदीना, ठीक है। मस्जिद किबला तैन जो है, ये सेकंड हिजरी शाबान में, कि जिसके अंदर किबला चेंज करने का ऑर्डर आया, तो ये सेकंड हिजरी शाबान में ये आया है। तो कब किबला चेंज हुआ है? तो 2 हिजरी शाबान, ठीक है, ये याद रखना। गज़वा अबू सुफियान बदर उला, जो बेसिकली ये आता है रबीउल अव्वल सेकंड हिजरी में, ठीक है। मस्जिद किबला तैन, किबला कब चेंज हो रहा है? शाबान 2 हिजरी। इसमें आपका एसोसिएटेड एमसीक्यू है, किबला चेंज जो है वो कब हो रहा है? डायरेक्शन ऑफ किबला, डायरेक्शन, ठीक है, वो कब हो रही है? शाबान सेकंड हिजरी में, ठीक है। देन गज़वा बनु कैनका, ये कब हुआ था? ये सेकंड हिजरी में हुआ था। हजरत बनु कैनका, इन्होंने बेसिकली गद्दारी की थी। तो इनको पहले मैंने आपको बताया ना, बनु नुजैर, बनु कुरैजा एंड बनु कैनका, दीज वर द 3 ज्यूइश ट्राइब्स, ठीक है। तो बनु कैनका, क्योंकि इसमें जो मिसाक मदीना में पहली चीज ये थी कि ये कुफार मक्का से बिल्कुल भी जो है किसी भी तरह का ताल्लुक नहीं रखेंगे। दे विल सपोर्ट, मुसलमानों को सपोर्ट करेंगे, मुस्लिम्स को सपोर्ट करेंगे इन द केस ऑफ एनी एग्रेशन, और मदीना का मिलके दिफा किया जाएगा इन द केस ऑफ एग्रेशन। लेकिन बनु कैनका ने यहाँ पर क्योंकि उसका मुजाहरा किया, वो लोग हट गए मुआहदे से। तो इस वजह से पहले बनु कैनका के साथ ये जो गजवा है, ये भी कब हुआ है? सेकंड हिजरी में। और गजवा बदर के बाद हुआ था ये, ठीक है। बनु कैनका वाला जो गजवा है, गजवा बदर के बाद का वाक़या है, ठीक है। देन गजवा जुल शीरा, बैड, गजवा जुल शीरा जो प्रिकर्सर है गजवा बदर का। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा मैप पे लेके जाता हूँ, ये देखें, ठीक है। होप सब लोगों को ये क्लियर होगा। ये अगर आप देखें बनु, क्या, अच्छा, क्लियर है ये तरह आपको नजर आ रहा है? अगर आप इसमें जरा गौर से देखें ना, तो दिस इज मक्का, मक्का से ये सीरिया का रास्ता है, ये जो इनका ट्रेड रूट है, ठीक है। सो मदीना जो है, ये आपका सेंटर में आता है। तो जो मुस्लिम्स की स्ट्रेटजी थी, वो ये थी कि इकोनॉमिक वॉरफेयर कह लें, कि इकोनॉमिक वॉरफेयर की स्ट्रेटजी में आप ये चीज़ उसको लगा भी सकते हैं कि ट्रेड रूट्स में जो एम्बार्गोज लगाना, या वो जो चीज़ है उस कॉन्सेप्ट में आप इस चीज़ को ले सकते हैं, कि आपने ये जो रास्ता था, ये जो इनकी लाइफ लाइन थी, इसको कट करना, ताकि इनको जब ये चीज़ का माली नुकसान होगा, तो ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी था। लेकिन ये करना कैसा था? पीसफुली करना, मतलब जिस तरह कम से कम लॉस के साथ हम ये चीज़ कर सकें। तो जो इसका गज़वा जुलूशिरा की मैं बात कर रहा हूँ, तो अबू सुफियान का काफिला यहाँ से चलता है। और तो ये रूट, एक रूट बिल्कुल इधर से है और एक सीरिया का यहाँ पीछे से घूम के आने का रूट होता था। तो समंदर के बिल्कुल साथ से, तो इधर जाकर मदीना से निकलकर यहाँ पर पीछे एक रास्ता इधर से था और एक ये बिल्कुल सी रूट से था। तो यहाँ से ये इस जगह पर रोकने का इन्होंने प्लान किया कि जब वापस मुसलमानों ने, कि इसको हम रोकते हैं। लेकिन अबू सुफियान ने यहाँ पर पैगाम रसा बंदों के साथ पैगाम भेज दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि बदर के मकाम पर फिर एक वो जो फेमस मार्का है, जिसको योमुल फुरकान भी कहते हैं, वो होता है।
तो उसके बाद अगर आप छठी हिजरी में जब सुलह हुदैबिया होता है, और उसके बाद भी आपने ये चीज नोट की होगी कि कुछ मुसलमान ऐसे थे कि जो वहां से भाग कर आ जाते थे, उन्होंने बीच में पनाह ले ली थी, तो वो यहीं पर कुफार के काफिले पर अटैक करते थे यहाँ पर। वो मदीना नहीं जा सकते थे एज पर द मुआहदे की रूह, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। और वो फिर यहाँ पर इन पर अटैक करते थे, जिनको माली नुकसान होता था। तो इस पर वो इतनी तादाद बढ़ गई थी कि उसके बाद फिर कुफार के लिए यहाँ पर काफी मुश्किल हो गई थी, और फिर कुफार की ट्रेड का जब नुकसान हुआ, फिर उनका डाउनफॉल हुआ, फिर अल्टीमेटली मक्का जो है, फिर मुस्लिम्स कन्वर्जन भी स्टार्ट हो गई थी बहुत ज्यादा, तो मक्का अल्टीमेटली फतह भी हो गया। और इसके अलावा ये वॉर स्ट्रेटजी का पार्ट था। तो बदर फिर इस तरह से बदर का जो है वो गजवा रूनमा हुआ। होप सो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब टोटल जो मुस्लिम थे गजवा बदर के अंदर, 17 रमजान 2 हिजरी को ये हुआ है। टोटल मुस्लिम कितने थे? 313। ठीक है, टोटल मुस्लिम थे 313, इसमें 86 महाजिर्स थे, बाकी सारे अंसार थे। ठीक है। और जो हेड ऑफ, अच्छा ये एक तरीकाकार होता था किसी भी जंग के अंदर ना, कि आप जब तक प्रॉपर आर्मी नहीं थी ना, तो जो जो कबीले होते थे ना, उन कबीलों के जो लोग होते थे, उनका ये कर दिया जाता था कि फलां कबीले का सरदार है, ये फलां कबीले का सिपह सलार है, और फिर एक सेंट्रल झंडा जो है ना, वो एक सेंट्रल सिपह सलार के पास होता था। तो ये एक जंग लड़ने की आप कह लें कि वॉर स्ट्रेटजी, वॉर टैक्टिक होती है। ठीक है, अगर आप लोग जैसे किसी ने वो ड्रामा देखा हो, अर्तुगल वगैरह इस तरह के जो टर्किश ड्रामे हैं, तो उसमें भी वो एंशियंट वॉर स्ट्रेटजी बताते हैं कि वो मुख्तलिफ ट्राइब्स की जो है वो हेड्स का अपना अपना एक झंडा होता है, देन फिर एक सेंटर में वो एक झंडा होता है। तो ये एक वॉर स्ट्रेटजी उस टाइम पे होती थी। टोटल जो मार्टर्स मुस्लिम्स थे इस दौरान, वो थे जी 14। ठीक है। और टोटल जो मुशरिकीन जिनकी डेथ्स हुई वो हैं, इनफिडल्स जो मरे, वो कितने थे? वो आपके 70 थे। ये स्टैट है याद रखने वाला। उसके बाद इसमें जो अबू जहल है, उसको कत्ल किया हज़रत माज हज़रत माउस ने। ठीक है। और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिलेटेड ये फैक्ट है कि इट्स आउट ऑफ 70, मोर देन 30, कुछ रवायात में 35 आता है, कुछ रवायात में 30 है। तो मोर देन 30 के बारे में है कि दीज वर किल्ड बाय हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। और इसके अलावा सिपह सलार आपके हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु। सिपह सलार बेसिकली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन जो एंड में मैदान के अंदर जो लड़े थे वो है हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु का, मतलब कह सकते हैं कि हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु was वन ऑफ द थ्री जो मेन सामने लड़ रहे थे। तो वन बाय वन लड़ाई होती है ना, उसमें पहले पहले इस तरह लड़ाई होती थी कि आप जो है उस तरह से नहीं जाते थे कि आपने लगातार आर्मीज इकट्ठी डॉग फाइट स्टार्ट होगी, ऐसे नहीं होता था। पहले 3 बंदे दोनों साइड से इंपॉर्टेंट जो बंदे होते थे उनको नॉमिनेट किया जाता था, और वो उधर से भी 3 आते थे, इधर से भी 3 जाते थे। उन 3 के खिलाफ वो 3 आपस में नंबर दसवां होते थे। उसमें फिर ये देखा जाता था कि किसका वहां से मुराल बूस्टर या मुराल डाउन होना शुरू हो जाता था फोर्सेस का। बिकॉज अगर आप जा रहे हैं अगर आप जा रहे हैं इसमें, क्या कहते हैं, अगर जो है जो बंदा है वो पहले ही जीत जाता है, जो अटैक कर रहा है, ठीक है, उसमें जो उसकी फौज को वहां पर बढ़तरी हासिल हो जाएगी, तो टोटल जो बाकी आम फौज है उसके अंदर भी मोराल उसी हिसाब से बूस्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से चीजें चल रही होती हैं। ये कोई भी आप एंशियंट किसी भी मूवी देख लें, सीजन देख लें, तो आपको ये चीज नजर आ रही होती है। देन सेकंड हिजरी में और बड़े इंपॉर्टेंट कौन सी वर्ड, अच्छा एक और चीज ये है, हजरत रुकैया रजी तआला अन्हो की जो डेथ है वो हुई है सेकंड हिजरी में। ठीक है। और इस वजह से बदर के अंदर एक सहाबी जिनकी शिरकत नहीं थी वो हजरत उस्मान गनी रजी तआला अन्हो थे। और उसकी वजह ये थी कि उनकी जो नबी पाक वसल्लम की बेटी थी, उनकी वाइफ, उनकी जो डेथ है वो हो गई थी, तो इस वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर सके थे इस जंग के अंदर। देन हजरत अली रजी तआला अन्हो की हजरत फातिमा रजी तआला अन्हो से जो शादी है वो भी सेकंड हिजरी में हुई है। ठीक है। और हजरत अली रजी तआला अन्हु की उस टाइम पे एज जो थी वो 21 थी, और बीवी फातिमा की एज जो है वो 15 साल थी। उसके अलावा सेकंड हिजरी में रोजा फर्ज हुआ है। और ईद वगैरह की नमाज सारा सेकंड हिजरी का वाकया है। फिर थर्ड हिजरी में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है।
जायदाद से रिलेटेड हकूक, उसमें जो वो चीजें हैं वो सारी की सारी थर्ड हिजरी में आई हैं। गज़वा ओहद थर्ड हिजरी में हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब्दुल्ला बिन अबी सलोल, ये मैं यहाँ बताना भूल गया था कि अब्दुल्ला बिन अबी सलोल को पता है मसला क्या था जिसकी वजह से वो मुनाफिक बना था, इसके अंदर से उसके अंदर मुनाफिकों का सरदार था, उसको रईसुल मुनाफिकीन कहते हैं। वो ये जो है ना, ओस और खिजरज, इनका वो था, सरबराह बनने वाला था। इसने उनके अंदर इनकी ना पहले आपस में लड़ाई होती थी, और ये बनु कैनका, नुजैर एंड कुरैजा, इनमें से एक के अलायंस, एक दो कबीले थे और एक का अलाई जो है ना, ये लोग कबीले थे। ये लोग ना आपस में इन दोनों को लड़वाते रहते थे, ज्यूज जो थे, साजिशों से। तो ये बिल्कुल एक समझ लें कि एवर लास्टिंग वॉरफेयर के अंदर होते थे। तो उस सिचुएशन में जो अब्दुल्ला बिन अबी सलोल था ना, उसने क्या किया कि उसने वहां पर इनकी सुलह करवाई, और उसका ये था कि बिफोर द माइग्रेशन ऑफ द प्रॉफिट, ये जो था अब्दुल्ला बिन अबी सलोल, ही वाज के इसको मदीना का ना पूरा एक सरबराह बना दिया जाएगा। तो उसको बेसिकली ये भी एक वजह थी, कह लें कि पावर मॉन्ग्रेट था वो, उसको ये वजह थी कि जिसकी वजह से वो दिल से जो है वो इस्लाम के साथ नहीं हुआ, और दिल से वो साजिशें ही करता रहा, साजिशों का पार्ट बनता रहा। और अब ये देखें, 1000 बंदों के साथ जब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले हैं ओहद से निकल कर, और ओहद के मकाम के लिए निकले हैं, और उससे पहले 1000 का काफिला था। ठीक है। और ये जो अब्दुल्ला बिन अबी सलोल साहब है, ये क्योंकि निकल गए और 300 लोग निकल गए, तो टोटल जो आर्मी मुस्लिम रह गई थी वो 700 थी, और बामुकाबला आर्मी कितनी थी इन्फिडल्स की, वो 3000 थी। ठीक है। और फिर ओहद के अंदर घाटी थी जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जुबीर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब्दुल्ला बिन जबीर रजी तआला अन्हो की सरबराही में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज मुतय्यन किए थे कि कुछ भी हो जाए, आप लोगों ने ये जगह नहीं छोड़नी। तो उस टाइम पर मुसलमान, पहला जो अटैक था उसमें मुस्लिम जो है उन्होंने, उनको फतह हुई। तो क्या हुआ कि जब माले गनीमत की बात आई तो खालिद बिन वलीद वाज विटनेसिंग। खालिद बिन वलीद वाज वेरी शार्प, श्रूड किस्म के वॉर स्ट्रेटजिस्ट थे। मैं गज़वा मूता में जब जाऊंगा, गज़वा मोता में जाऊंगा, तो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से उनकी एक स्ट्रेटजी की वजह से टोटल रोमीज का जो है उस टाइम पे रोमन एम्पायर का वो फौज जो थी वो परेशान हो गई, और वहां पर किस तरह से फतह हासिल हुई। और गज़वा मोता वाज द फर्स्ट वॉर जो कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी पे लड़ी गई है, कि जो आपका एम्बेसडर है, जो सफीर है, उसका, उसकी बात कितनी इंपॉर्टेंट है, और सफीर को जो है वो नहीं पहुंचाया जा सकता नुकसान। क्योंकि जो ट्राइब बैत में था, ये आगे मैं चल के बताता हूँ, कि जो ट्राइब बैत में था इनकी रोमन एम्पायर की, उसने ये गलती की कि उसने मुस्लिम सफीर जो था, मुस्लिम सफीर, मुस्लिम रियासत का, रियासत मदीना का, उस उनको शहीद कर दिया, सहाबी को। जब उनको शहीद किया तो उसके बदले के लिए फिर ये जंग हुई थी जिसको गज़वा मोता कहा जाता है, जिसके अंदर फिर 3 सिपह सलार भी शहीद हुए, लेकिन मुसलमानों को फतह नसीब हुई। अब जो गज़वा ओहद थी, गज़वा ओहद के अंदर क्या होता है, गज़वा ओहद के अंदर अटैक हो जाता है पीछे से, भगदड़ मच जाती है, हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो जाते हैं। और हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु कौन है? फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इस्लाम। किस तरह से? बिकॉज ही वॉज सेंट टू मदीना, बैत उकबा उला के बाद इनको मदीना भेजा गया 12 नबी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। और इनकी प्रीचिंग की वजह से जो बैत उकबा दोम हुई उसमें लोग ज्यादा आए, और इनको भेजा, और इनकी वजह से मदीना में लोगों ने इस्लाम कबूल किया, और फिर वापस लोग आए, फिर उसके बाद हिजरत का सिलसिला शुरू हुआ। हज़रत मूसा बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु की क्या खसूसियत थी कि इनकी जो चेहरा मुबारक था, इनकी जो चेहरा था वो बेसिकली मिलता था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, काफी मुशाबियत थी। तो नौजुबिल्ला ये चीज मशहूर हो गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नौजुबिल्ला माजल्ला शहीद हो गए हैं। और उसकी बात पर फिर मुसलमान के जो उसमें बड़ी गम की हालत फैल गई। लेकिन उस टाइम पे फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सहाबी इकट्ठे हुए, 40 सहाबा इकट्ठे हुए, और दो दंदान मुबारक भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के में जो है वो शहीद हुए थे। और उस जो सहाबा थे उनको काफी इसमें जख्मी भी हुए, और मुसलमानों ने फिर बाद में दोबारा किया, तो बड़ा एक लॉस का सामना करना पड़ा है कि मुसलमानों को अल्टीमेट फतह हुई, लेकिन ओवरऑल जो है वो काफी ज्यादा जानी नुकसान का सामना करना पड़ा, और 70 मुस्लिम मार्टर्ड हुए। अगर याद करना हो तो याद करना सिंपल सा तरीका है कि जितने इन्फिडल्स मरे थे गजवा बदर में, उतने मुसलमान शहीद हुए गजवा ओहद में।
65 उसमें अंसार थे और 5 मुहाजिर थे। फिर हज़रत उम्मे कलसूम, जो सेकंड बेटी जिनसे शादी हुई है तो उस्मान की, वो हज़रत उम्मे कलसूम थी। वो थर्ड हिजरी में निकाह हुआ। ये भी डेवलपमेंट थर्ड हिजरी की है। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो भी थर्ड हिजरी में हुई है। फिर बर्थ ऑफ इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, जो इमाम हुसैन के साथ जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की जो डेथ है वो भी थर्ड हिजरी, सॉरी, इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की जो बर्थ है वो भी थर्ड हिजरी में हुई है। गजवा रजी, ठीक है, गजवा रजी ये 4 हिजरी में होता है, सफर में गजवा रजी। गजवा रजी कब हुआ? 4 हिजरी सफर में। गजवा बनु नुजैर ये 4 हिजरी में हुआ। गजवा बदर दोम ये शाबान 4 हिजरी में हुआ। ठीक है। गजवा रजी 4 हिजरी में हो रहा है, गजवा बनु नुजैर 4 हिजरी में हो रहा है, गजवा बदर दोम 4 हिजरी में हो रहा है। ठीक है। तो ये यहूदियों का ना एक एक कबीला आप मुसलमानों के साथ गद्दारी करते करते ना, ये यहाँ से निकलता जा रहा था और ये इसको फिर पीछे भेजते जा रहे थे। ये यहाँ से निकले फिर खैबर इकट्ठे होते रहे, और फिर 7 हिजरी में वहां पे खैबर का जो है वो आ, मार्का लड़ा गया। एनी कंफ्यूजन यहाँ तक? ओके। ओके। हु वाज रईसुल मुनाफिकीन? एनीवन? अभी बताया मैंने। हु वाज रईसुल मुनाफिकीन? अभी इन्हीं स्लाइड्स में कवर किया है। एनीवन जो ये बता सके हु वाज रईसुल मुनाफिकीन? या अब्दुल्ला बिन अबी सलोल। और गजवा बदर दोम हो गया शाबान। जी जी ठीक है। शाबान 4 हिजरी में। देन ये गजवा बदर दोम जो है, इसके अंदर 1500 जो है मुस्लिम्स थे। फ्लैग बियरर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु थे। और जो कुफार थे वो 2000 थे। और उस टाइम पे फ्लैग बियरर जो गजवा बदर और ओहद में फ्लैग बियरर कौन थे? गजवा बदर और ओहद में फ्लैग बियरर थे हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु। उसके बाद से फिर झंडा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास चला गया। गजवा बदर दोम में 1500 जो है वो स्ट्रेंथ थी मुस्लिम्स की, और कुफार की जो स्ट्रेंथ थी वो 2000 थी, और उनको कौन लीड कर रहे थे? अबू सुफियान। 4 हिजरी में बर्थ हुई है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, जिनको उम्मुल मसाकीन भी कहते हैं, वो कब हुई है? वो भी 4 हिजरी में हुई है। तो ये आप चीज़ नोट कर लें कि 4 हिजरी में हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा के साथ जो है वो निकाह हुआ। ठीक है। और उनका टाइटल क्या है? उम्मुल मसाकीन। फिर 2 हिजरे, दो जो है और वाकयात, जो शराब पे पाबंदी है, वाइन पे, वो भी 4 हिजरी में हुई है। और पर्दे का हुक्म भी 4 हिजरी में आया, जो सूरह आज़ाब के अंदर मेंशन है। अच्छा, जो डंकी का मीट है वो 7 हिजरी खैबर की उसके दौरान हुआ था। और फिर वो जो है वो क्या कहते हैं, हांडियां इवन उलट दी गई थी, ये बॉर्डर आया था ये बात। 5 हिजरी में गज़वा बनी मुस्तलिक हुआ। ठीक है। और नबी पाक वसल्लम का निकाह हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ भी 5 हिजरी में हुआ है। सही है। देन इसके बाद
उफक का वाकया। सही है। वाकया उफक। ठीक है, ये 5 हिजरी में हुआ। फिर इस पे जो कुरान पाक ने फिर में जो है बीबी आयशा की जो है गवाही दी, और उस पे कुरान पाक की आयत नाजिल हुई। तो ये उफक का वाकया आता है, ये 5 हिजरी में हुआ। गज़वा अहज़ाब 5th हिजरी में, और इसमें जो कुफार की स्ट्रेंथ थी वो 3,000 थी, 10,000 थी। मुसलमानों की स्ट्रेंथ, अच्छा इसमें ये चीज़ जो है मैं मेंशन कर दूं, मुसलमानों की स्ट्रेंथ कितनी थी? मुस्लिम स्ट्रेंथ थी 3,000। सही है। एक मिनट। 3,000 मुस्लिम्स थे। और हज़रत सलमान फारसी की एडवाइस थी कि ट्रेंच खोदी जाए। सही है। कुफार ने मुहासरा रखा। फिर एक आंधी आई, और आंधी के अंदर तो क्या हुआ कि अब बनु कुरैजा पीछे बच गया था। बनु कुरैजा ने कि अगेन उन्होंने वो की, गद्दारी की। तो उस दौरान तो उनको फिर उनके खिलाफ इसके बाद फौरन उनके खिलाफ मुहासरा हुआ, और वो चले गए, उनको भगा दिया गया। ठीक है। और उस वक्त का वाकया भी उसी वक्त का है। उसके बाद वुजू और तयम्मुम के जो ऑर्डर्स हैं, ठीक है, वो कब आए हैं? वो 5th हिजरी में आए हैं। वुजू और तयम्मुम के ऑर्डर जो है वो 5th हिजरी में आए हैं। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो है वो 6th हिजरी जिकात में हुई है। और ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को क्या कहते हैं? सुलह हुदैबिया को फतह मुबीन। इसकी एक क्लॉज ये थी कि अगर कोई कुफार में से लोग बंदा यहाँ आ जाएगा तो उसको वापस नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर कोई यहाँ से बंदा वापस मक्का चला जाएगा तो उसको वापस कर दिया जाएगा। तो इसके बाद 7th हिजरी में लेटर भी लिखे गए किंग्स को। गज़ा खैबर भी 7th हिजरी में होता है, और लेटर भी किंग्स को 7th हिजरी में लिखे गए। मतलब अब समझेंगे फॉर्मली, अब एक तरह से इनके साथ क्योंकि पीस हो गया था ना, तो अब एक्सपेंशन की तरफ बात की जाएगी। अब हम बाकी जो एम्पायर्स हैं उनसे बात करें, अपनी रियासत की एक चीज बताएं कि डिप्लोमेटिकली हमने अपने आप को मनवाना है। तो अब 7th हिजरी में लेटर लिखे गए किंग्स को, और स्टैंप ऑफ प्रॉफिट जो है, ठीक है, वो भी बनाई गई, जिसमें अल्लाह ऊपर है, ठीक है, बीच में रसूल, थर्ड पे मोहम्मद, मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर नीचे से ऊपर पढ़े तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये जो है स्टैम्प ऑफ द प्रॉफिट बनी, और इसका इस तरह से ये वर्जन है। मकूकस ऑफ मिस्र का जो था उसने खत कबूल किया, मिस्र का जो किंग था, और उसने क्या किया? तहाइफ भेजे वापस। ठीक है, तहाइफ वापस भेजे, गिफ्ट्स का एक्सचेंज किया। जो हरकल ऑफ रोम था उसने बस सिर्फ सुना कि आया है जी, एक लेटर आया है, और उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। देन खुसरो परवेज जो थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसने क्या किया? खुसरो परवेज ने, उसने जो खत है वो फाड़ दिया। ठीक है, नौजुबिल्ला। और हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने भी 7th हिजरी में इस्लाम कबूल किया। गजा खैबर जो है वो 7वें हिजरी में ही लड़ी गई, जिसमें 93 ज्यूज जो है वो मारे गए, और 16 या 20, ये दो रहे, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा, दोनों नहीं होंगे। 16 या 20 मुस्लिम्स के बारे में है कि ये शहीद हुए। और इस दौरान मरहब था, जो कैसल ऑफ कमूस है, ये फेमस कैसल था। मरहब और अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बैटल होती है, जिसमें मरहब को डिफीट होती है, और ये कैसल ऑफ कमूस फतह होता है, और उसके बाद मुस्लिम्स जो है वो खैबर फतह कर लेते हैं। मैंने पहले बताया डंकी का जो मीट है, गधे का गोश्त, वो हराम हुआ। नबी पाक सल्लम की शादी जो है सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ 7th हिजरी में हो रही है। देन सरिया ऑफ मोता, अच्छा इसको जंगे मोता ही कहा जाता है, बिकॉज इसमें नबी पाक सल्लम ने खुद शिरकत नहीं की थी। अच्छा इसमें ना नबी पाक सल्लम ने पहले ही ताकीद की थी कि जैद बिन हारिस सिपा सलार होंगे, अगर वो शहीद हो जाए तो हज़रत जाफर बन जाए, वो शहीद हो जाए
तो अब्दुल्ला बिन रवाहा बन जाए। फिर सहाबा कराम ने पूछा कि अगर ये भी शहीद हो गए तो फिर अपनी मर्जी से किसी एक को, जिसको तुम समझो कि तुम्हें लीड कर सके, उसको चुन लेना। ठीक है। ये होंगे आपके फर्स्ट सिपा सलार। ये आपसे एमसीक्यू इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ये फर्स्ट सिपा सलार है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये फर्स्ट सिपा सलार कौन थे जो शहीद हुए, सेकंड कौन थे, थर्ड कौन थे, ये इस तरह से भी एमसीक्यू मैंने एक दफा देखा है एग्जाम में आया हुआ। तो ये इस तरह से सीक्वेंस में चलेगा। हेड ऑफ मुस्लिम आर्मी कौन है, जैद बिन हारिस। सेकंड हेड जाफर बिन अबी तालिब होंगे, वो शहीद हो जाए अब्दुल्ला बिन रवाहा। तो बैटल जो हुई थी ये अगेंस्ट रोमन एम्पायर थी। मैंने आपको बताया डिप्लोमेटिक उस इम्यूनिटी के ऊपर ये ब्लड जंग लड़ी गई थी कि भाई मुसलमानों को जो है वो का एम्बेसडर को शहीद किया गया था, उसके बदले में ये जंग लड़ी गई थी कि भाई ये चीज़ जो है अलाउड नहीं है और ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल होती है। देन फोर्थ हेड जो है वो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को बनाया गया। से फोर्थ हेड जो है खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को बनाया गया। जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को बनाया ना, तो इसमें टोटल स्ट्रेंथ मुस्लिम्स की 3000 थी और रोमन्स की थी 2 लाख। तो लिमिटेड ना हॉर्सेस थे, फ्यू हॉर्सेस जो थे ना उनको बैक साइड ऑफ, अब जैसे ये आपका बैटल फील्ड है ना, ये समझे रोमन्स है, ठीक है, ये उनकी आर्मी के पहला लश्कर है। देन दिस इज साइड ऑफ द ये मुस्लिम साइड है। ये बैक साइड का जो मैदान है, इस तरफ 10 से 15 घोड़ों को ना राइट और लेफ्ट पे यूं रनिंग का बोला गया। ये अगर मुस्लिम साइड थी, ये रोमन साइड थी, तो इस साइड पे बैक साइड मुस्लिम की उकब पे, बिल्कुल उकब वाली साइड पे, क्योंकि इनके न्यूमेरिकली ये ज्यादा थे। तो जब ये यूं रनिंग की, इनको राइट एंड लेफ्ट रनिंग की वजह से, तो इधर डस्ट उड़ी। उसकी वजह से जो मुस्लिम्स थे उन्होंने, उनकी जब डस्ट उड़ी तो जो रोमन्स को लगा कि जैसे मुस्लिम्स को एक पूरा फ्रेश आर्मी नहीं आ गई है पूरी की पूरी, और उस वजह से उनकी जो सफ़ें थी वो बिखर गई। फिर मुसलमानों ने पूरे थ्रॉटल के साथ अटैक किया और उसमें खालिद बिन वलीद की 9 तलवारें टूटी थी और इनको इसी जंग की वजह से सैफुल्लाह का टाइटल मिला था, अल्लाह की तलवार। ये बात है कि जब वो बिस्तर मर्ग पे थे तो डेथ होने वाली थी, तो उस टाइम पे उन्होंने, एक साहबी उनकी ताज़ी उनकी गए उनकी इयादत के लिए, तो उन्होंने अपना कमीज उठाई और बताया कि जख्म दिखाए, और उसमें बोला कि इसमें से, और उस पे साहबा साहबी ने उनको बोला कि इसमें कोई ऐसा जख्म है कि जो जिसकी बात पर मेरी शहादत ना हो सके। बोला इसमें काफी जख्म ऐसे हैं कि जिसकी बेस पर आपकी शहादत हो सकती थी, लेकिन आपका टाइटल, क्योंकि अल्लाह की तलवार है और अल्लाह की तलवार को कौन शिकस्त दे सकता है। तो ये वाली बात थी। उसके बाद 8 हिजरी में कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हुआ, ये 21 रमजान को है, और 21 रमजान ही हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का दिन भी है, 40 हिजरी। 8 हिजरी 21 रमजान कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। इसमें 360 बुत तोड़े गए। जो खाना काबा की चाबी थी वह उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु को, इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू है, ये भी आता है, उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु को दी गई। हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल किया। कब किया? 8 हिजरी में। सही है, जस्ट बिफोर या कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के बाद। वैशी बिन हरब ने इस्लाम कबूल किया, हिंदा ने इस्लाम कबूल किया। ये सारा को सारा ने इस्लाम कबूल कब किया है? 8 हिजरी में। वैशी को और हिंदा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बोला कि आप मेरे, माफ कर दिया, उनको ये बोला कि आप मेरे सामने ना आया करें क्योंकि मुझे अपने प्यारे चचा की याद आती है। बिकॉज वैशी वॉज द वन जिसने हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया था, और हिंदा वॉज द वन जिसने हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु का की लाश का मसला किया था और उनका कलेजा चबाल डाला था। और वाशी बिन हरब ने फिर मुस्लिमा कज़ाब को भी कत्ल किया। तो वाशी बिन हरब जब उनकी बाद में सहाबी हो गए थे, तो जब इनकी डेथ हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने इस्लाम की, मुझे एक बात का दुख रहेगा और एक बात की खुशी रहेगी। दुख इस बात का रहेगा कि मैंने इस्लाम के सबसे बड़े सपोर्टर को, इस्लाम के सबसे बड़े ताकतवर सतून को शहीद किया था, और खुशी इस बात की है कि मैंने इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को जो है वो कत्ल किया। तो
गजवा हुनैन जो है ये 9th हिजरी में हुआ था। ठीक है। और इसमें मुसलमानों को बड़ा लॉस हुआ। 6,000। गजवा तबूक जो है 9th हिजरी रजब में हुआ। इसके अंदर यह है कि हज़रत उमर इज़्ज़ाल्नो हाफ हाफ होम आइटम्स ले आए थे। घर का सामान है तो उमर इज़्ज़ाल्नो। ठीक है। और हज़रत अबू बकर इज़्ज़ाल्नो जो है वो कंप्लीट होम आइटम्स, ये हज़रत अबू बकर ले आया था। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और गज़वा तबूक लास्ट गजवा था, टोटल मुस्लिम इसमें जो गए थे 40,000 थे। यह था उमर हाफ लगेज, तो बकर कंप्लीट लगेज। 50 डेज टोटल ट्रैवल था, जिसमें 20 दिन स्टे था, 30 डेज ट्रैवल था। ठीक है। गज़वा तबूक में नबी पाक वहाँ पे जाके उन्होंने इंतजार किया, लेकिन रोमन्स जो है वो नहीं आए थे, और फिर ये वापस आए हैं। फर्स्ट हज जो है 9th हिजरी में हुआ। ठीक है। हज़रत अबू बकर इस की क़यादत में। ठीक है। और हज कब फर्ज हो रहा है? 9th हिजरी। हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा जो है इनकी डेथ हो रही है 9th हिजरी में। ये सेकंड वाइफ ऑफ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का टाइटल इस वजह से क्या था? जुन्नूरैन, दो नूरों वाला। देन डेथ ऑफ हातिम ताई जो है ये भी कब हुई है? डेथ ऑफ हातिम ताई वाज आल्सो इन 9th हिजरी। डेथ ऑफ नजाशी भी 9th हिजरी। अच्छा, नजाशी वाहिद किंग था जिसकी नमाज जनाजा गायबाना नमाज जनाजा, ठीक है, एब्सेंशिया में, फ्यूनरल जो था वो प्रॉफिट ने पढ़ाया था। जरार मॉस्क जो है वो डिमोलिश हुई। जरार मॉस्क कौन सी थी? ये बेसिकली मुनाफिकीन का गढ़ थी। और उसके साथ डेथ ऑफ अब्दुल्ला बिन अबी भी, ये भी 9th हिजरी में हुई है। ठीक है। तो 9th हिजरी में काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स है। देन 10th हिजरी में माज बिन जबल को भेजा गया था यमन के गवर्नर बनाकर। वो बड़ा फेमस वाक्य है कि जिसमें माज बिन जबल से पूछा गया कि अगर आपको भेजा जाएगा तो आप इज्तिहाद की जहाँ से प्रेसिडेंस निकली है, अगर आपको भेजा जाता है तो आप किस तरह से चीज़ों को सॉल्व करेंगे? तो माज ने बोला कि मैं पहले कुरान में जो चीज़ मौजूद है उसके तहत इन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो नबी पाक ने फरमाया कि अगर कुरान में ना हो तो उसके बाद तो उन्होंने बोला कुरान और सुन्नत की रोशनी में, सुन्नत और हदीस की रोशनी में जो कोशिश करूंगा। अगर उसमें भी ना हो तो फिर मैं इनकी रोशनी में और जो मेरी अक्ल है उसका इस्तेमाल करते हुए जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा उसकी तरफ जाऊंगा। मैं उसका एक आपको समराइज्ड वर्जन बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपके इज्तिहाद की जो बेसिस है वो है माज बिन जबल और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डिस्कशन है, जो कन्वर्सेशन है, वहां से इज्तिहाद का जो है बेसिकली रूट्स जो है वो ड्राइव किए जाते हैं। फेयरवेल सरमन जो है वो 10th हिजरी को होता है। ठीक है। जिसमें मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा इशूज़ को डिस्कस किया गया। 100 कैमल्स जो है वो सेक्रीफाइस किए गए थे, जिनमें से 63 जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेक्रीफाइस किए थे। 63 को नहर प्रॉफिट हिमसेल्फ, और जो रिमेनिंग 37 थे उनको नहर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने किया था। ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ 8 जून 632 AD, या 12 रबीउल अव्वल 11 जी। तो यहाँ तक मुझे बताएं कि आप लोगों को कोई क्यूरी, कोई प्रॉब्लम, कोई और चीज़ पूछनी हो। किसी का कोई क्वेश्चन?
किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ तक? ओके। 12 रुपये। 11 हिजरी। और एज वाज 63 ईयर्स। कल मैंने नबी वसल्लम के जो फादर थे उनकी एज बताई थी, एट द टाइम ऑफ डेथ वो 25 है। और उनकी वालदा की डेथ के टाइम पे एज 27 थी। अच्छा। अच्छा। आज जो है हम ये करके अशरम बशरा अबू बकर इस तरह का टेन्योर करके हर उम्र तक का टेन्योर करेंगे। अबू बकर तक का टेन्योर करके तो आज हम लेक्चर को हॉल्ट करेंगे। और कल से फिर हम आगे जो है वो चीज़ करेंगे। कल आप लोगों की क्लास थोड़ी लेंथी होगी। 35 to 40 मिनट स्टार्ट में आपका इस्लामियात होगा, 30 मिनट्स, और फिर बाद में हमने पाक अफेयर को कंटिन्यू करना है, ताकि जो भी अब स्टूडेंट्स हैं जो फर्दर आज के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं, वो मैंने कॉन्टैक्ट ऑलरेडी शेयर कर दिया है, कर लें। ऐसे डाटा के थ्रू ही मैक्सिमम क्योंकि आया हुआ है, तो मुझे कांटेक्ट करके भी फर्दर चीज़ें पूछ सकते हैं। तो कल से फिर वही स्टूडेंट्स होंगे हमारे पास जो ट्रायल का आज सिर्फ उन लोगों को, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था, तो इसलिए ट्रायल का हमने उनको अलाउ कर दिया है। कल से लेकिन वही स्टूडेंट्स होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ इनरोल्ड होंगे। ठीक है। तो अब जो इसके आगे कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अशरा मुबशरा, अच्छा अशरा मुबशरा का किसी को पता है कि मतलब क्या है? नहीं नहीं, यही ग्रुप है सर, उसमें ही चीज़ें शेयर हो जाएंगी। कल मैंने स्लाइड चाहिए क्योंकि कल लेक्चर ओवरऑल ओपन था ना, तो मैंने मेन सारे उन मेन ग्रुप्स में ही कर दिया था। तो मैं आज उसमें वो कल वाला भी भेज दूंगा और आज वाला भी, यही यहीं पर आएगा। ठीक है। जी जी बिल्कुल। 10 सहाबी जिनको जन्नत की खुशखबरी मिली थी। अब इसमें इनके जो नाम हैं उनमें 4 पायस कैलिफ्स हैं। सबसे पहले हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। देन हज़रत तलहा, फिर हज़रत जुबैर बिन अवाम, देन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, देन हज़रत साद बिन अबी वकास, देन अबू बैदा बिन जराह, एंड देन है सईद इब्न जैद। ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन हुई थी, सईद बिन जैद। और हज़रत तलहा, हज़रत जुबैर बिन अवाम, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ। ठीक है। और हज़रत अबू बैदा बिन जराह, ठीक है, अमीर उल उम्मत, साद बिन अबी वकास। ये सारे के सारे आपके 10 सहाबी, इनको आपको याद रखना है। ये 10 कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट हैं, इसको बस आपने याद रख लेना है, जिनको अशरा मुबशरा में इनका नाम था। और यही बाद में शूरा का भी, जो शूरा बनाई थी उमर इस्लाम ने 6 बंदे, उनमें भी यही 6 लोग यहाँ के ही मौजूद थे। देन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की कैलिफेट जो थी वो स्टार्ट करते हैं। उसमें यह था कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो कैलिफेट थी वो 632 से 634, 2 years 3 months and 10 days रही। इसमें प्रॉब्लम ये था कि ये जो था फुल ऑफ इनिशियल क्राइसिस जो थे उसका सामना करना पड़ा। इनिशियल क्राइसिस era। उसकी वजह ये थी कि एक तो मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद जो वैक्यूम आया, तो उसकी वजह से फौरन से इनको लीडरशिप मिली, तो इधर इनिशियल क्राइसिस स्टार्ट हो गया। मुख्तलिफ किस्म के फितनों से सर उठाया, ज़कात देने से मना कर दिया लोगों ने। उसके बाद झूठी नबूवत का दावा सामने आया। तलेहा, मुस्लिमा बिन कज़ाब, सूदाना, मुबा बिनते हारिस, ये लोग जो है आ गए। ट्राइब जो है इनका बनु ताइम था, और इनका टाइटल अतीक भी है, सिद्दीक भी है। ठीक है, इनका टाइटल अतीक भी है, सिद्दीक भी है। और इनका असल नाम अब्दुल्ला है। और इनका जो पहले नाम था इस्लाम कबूल करने से पहले वो अब्दुल काबा था। ठीक है। उसके बाद इनका नाम इस्लाम कबूल करने के बाद अब्दुल्ला हुआ। और ट्राइब इनका बनु ताइम है। क्लॉथ मर्चेंट थे ये बेसिकली। ठीक है। और इन्होंने, जिन लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया, उनके खिलाफ जिहाद किया।
ठीक है। फॉल्स प्रॉफिट जो थे वो तलेहा, मुस्लिम बिन कज़ाब, और ये फॉल्स प्रॉफिट एक फीमेल भी थी, असूदा नाम उबा बिनत हारिस, जिसने ये मुस्लिमा कज़ाब के साथ शादी कर ली थी। मुस्लिमा कज़ाब को जो है वो वाशी बिन हरब ने बैटल ऑफ यमामा में, हमारा मेडल ऑफ यमामा वो बैटल थी कि जिसके अंदर 700, 1400 टोटल साहबी शहीद हुए, उनमें 700 हुफाज थे। 700 जो थे ना वो हाफिज कुरान थे। इसकी वजह से कलेक्शन ऑफ कुरान की ड्यूटी जो है वो हजरत जैद बिन साबित की लगाई गई। ठीक है। और बसरा जो है वो इसी दौर में कैप्चर हुआ, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को कैलिफ इस टेन्योर में अपॉइंट किया गया। अपॉइंटमेंट के मेथड से भी कैलिफ बन जाता है और शूरा से भी बन जाता है। तो अपॉइंटमेंट का मेथड कहाँ से जस्टिफाइड है? अबू बकर से। और शूरा जो है वो हजरत उमर ने फिर आगे बनाई है, तो उस्मान जिससे सिलेक्ट हुआ। अच्छा, आज का लेक्चर यहीं पर होल्ड करते हैं। कल फिर आगे बाकी फर्दर स्टार्ट करेंगे, इस्लामियात को कंप्लीट करेंगे एंड पाक अफेयर्स। तो कल क्लास जरा मैराथन होने वाली है। तो आप लोग जो भी हैं जिन्होंने इनरोल होना है या कोई फर्दर पूछना चाह रहे हैं सेशन के हवाले से, जिन्होंने ट्रायल लिया था, तो वो पूछ सकते हैं। लेक्चर इज नाउ ऑफिशियली क्लोज्ड।